नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव। आज के टॉपिक ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। दोस्तों, इस टॉपिक के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में। मित्रों, आज के टॉपिक को मैंने NCERT की जो बुक है उससे एकदम जो भी मेन पॉइंट्स दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम में आने के लिए मुझे लगा कि वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैंने इसमें लेने की कोशिश की है। और यकीन मानिए कि यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों, आप सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि ग्लोब की क्या है ग्लोब। दोस्तों, अगर बात करें ग्लोब की, तो अगर आम भाषा में कहा जाए दोस्तों, तो ग्लोब एक हमारे द्वारा बनाया गया दोस्तों एक नमूना है। और नमूने का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एक मॉडल है। और किसका मॉडल है दोस्तों? पृथ्वी का मॉडल है। मतलब पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को भौगोलिक अध्ययन करने के लिए पृथ्वी का हमने एक नमूना तैयार कर लिया दोस्तों, और उसी नमूने को दोस्तों हमने ग्लोब का नाम दे दिया। यहाँ पर पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि बस एक नमूना जिसका प्रयोग हमने पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययन करने के लिए मतलब हमने उसके नमूने को तैयार किया है, तो वही हमारा ग्लोब है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इस ग्लोब में, अगर आप यहाँ देखें कि ये ग्लोब आपका मान लीजिए बना है। अब ग्लोब में ऐसे ऐसे रेखाएं भी होती हैं, ठीक है दोस्तों, और ऐसे ऐसे भी रेखाएं होती हैं। तो अगर बात करें दोस्तों आपके ग्लोब में कि किस तरह की, क्योंकि ये प्रश्न भी दोस्तों बनने के चांसेस हो जाते हैं। आप देखें तो ये जो आपकी ये मतलब तिरछी दोस्तों, मतलब जो एक क्षैतिज रेखाएं हैं, मतलब गिरी हुई रेखाएं हैं। तो इन गिरी हुई रेखाओं को अगर हम नाम दें तो दोस्तों, ये हमारी जो रेखाएं होती हैं, यही हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इस फिगर में देखें तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए कि आप अक्षांश रेखाएं आपकी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपकी हैं देशांतर रेखाएं। जो रेखाएं आपकी ऐसे ऐसे आ रही हैं, यही दोस्तों आपकी देशांतर रेखाएं हैं, और जो आपकी ऐसे ऐसे आ रही हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो लैटिट्यूड लाइन्स इन्हें बोलते हैं, और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड लाइन्स बोलते हैं। दोस्तों, ये मात्र एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ओरिजिनल नहीं हैं, लेकिन इनको हमने अपनी कल्पना के आधार पर मान लिया है। अब अगर बात करें दोस्तों अक्षांश रेखाओं की, उनकी परिभाषा की, तो आप थोड़ा सा समझिए क्या है। दोस्तों, हमने जैसा बताया, मैंने आपको अभी बताया कि जब हम ऐसे ऐसे ये रेखाएं खींचते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। मतलब पश्चिम से पूरब दिशा की ओर जब हम खींचते हैं लाइनों को, या जो खींची गई लाइनें हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो आगे बढ़ें तो सबसे एक प्रश्न दोस्तों, आप समझिए पहली बात, आप जानते हैं कि पृथ्वी का एक पर्यायवाची भू भी है दोस्तों। तो दोस्तों, पृथ्वी के मध्य से, अर्थात बीचों बीच से, जैसे ये आपकी मान लीजिए पृथ्वी है, इसके मध्य से जो रेखा जाती है, इसी रेखा को दोस्तों हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, और ये बीच से यहाँ पर जो रेखा ये जा रही है, यही आपकी भूमध्य रेखा है। और अगर इसकी बात करें तो 0 डिग्री दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा होगी, उसी को दोस्तों हम कहेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो एक प्रश्न आपका, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, आप कॉपी पेन ले करके बैठिए, जितने पॉइंट्स मैं आपको बताऊं बस आप उतने ही पॉइंट्स को लिख लीजिए। पक्का मैं आपसे कह सकता हूं कि उसके बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे बन सकता है कि आपका 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उसे हम क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा उसे हम लोग कहते हैं। अब जो हमारी मतलब जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो जैसा कि उसका नाम है भूमध्य, अर्थात मध्य से दोस्तों वो एकदम बीचों बीच से आपकी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। और जब दोस्तों पृथ्वी 2 भागों में, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर इसने 2 भागों में इसको बांट दिया, तो ऊपर का एक पार्ट बचता है और एक नीचे का बचता है। तो दोस्तों आप यहाँ कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला पोल है मतलब उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला आपका दक्षिणी ध्रुव, मतलब ये नॉर्थ पोल हो जाता है आपका दोस्तों,
और ये दोस्तों आपका साउथ पोल हो जाता है। अब अगर अगली बात की जाए दोस्तों, तो अगली बात हमारी है निकल कर ये आती है क्या कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में दोस्तों 1-1 डिग्री के जो अंतराल हैं उनमें 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बन गया दोस्तों। ये सेकंड पॉइंट आपका है, याद रखिएगा कि जो भी हमारे अक्षांश होते हैं वहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखें तो 1-1 डिग्री के बीच का जो दोस्तों अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी वो 90 होगी दोस्तों। अब किसी भी स्थिति में अगर 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है दोस्तों, ये भी आप याद रखिए, और ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। तो एक पॉइंट आपका ये भी बनकर सामने आया कि ध्रुव पर कितने डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है, तो 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। और एक बात दोस्तों, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें कि कितने डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता, तो 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि आपके जो दो अक्षांश हैं, मतलब एक ये रेखा, इन दोनों की दोस्तों अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो लगभग कितनी होती है, कितनी कम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, तो 111 दोस्तों किलोमीटर हो सकती है। ये बात भी दोस्तों याद रखिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट ये बन जाता है। अब अगली अगर बात करूँ दोस्तों, अगली बात बन करके आती है आपकी क्या, समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप यहाँ पर ये फिगर देख सकते हैं और इस फिगर में ये बहुत काम की चीज़ है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे कैसे। भाई ये आपकी दोस्तों, आप यहाँ पृथ्वी देख सकते हैं, पृथ्वी के ये बीचों बीच में आपने देख लिया कि ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा या फिर दोस्तों विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये आप बात समझ गए, इतना तो आपको आप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न कहाँ से बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये बनता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, और दोस्तों मैंने आपको बताया ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो अक्षांश रेखा होगी वो आपकी दोस्तों कौन सी रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा हो जाएगी। और 23.5 डिग्री अगर हम साउथ की बात करें तो ये मकर रेखा हो जाएगी। अब दोस्तों एक चीज़ और सामने निकल कर के आई कि ये जो कर्क रेखा है, ये याद रखिए कि ये भारत के बीचों बीच से निकल करके भारत से मतलब होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी हो गई दोस्तों, कर्क रेखा हो जाएगी। तो अब एक प्रश्न और बनने की संभावना दोस्तों, सारे पॉइंट्स दोस्तों नोट करिए, लगभग मैंने 5 से 6 पॉइंट आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन दोस्तों कब होता है, सबसे बड़ा दिन, या आपसे ये पूछ सकता है डायरेक्टली कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो एक याद रखिए दोस्तों, ये आपका 21 जून को दोस्तों, जब कर्क रेखा के एकदम ऊपर आपके सूर्य आ जाए, मतलब सूर्य कहाँ पर हो, कर्क रेखा के एकदम ऊपर, तो दोस्तों उस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दोस्तों ये घटना होती है और सबसे बड़ा दिन होता है। बात करें अब दूसरी डेट की बात करें अगर, तो ये आपकी आती है 22 दिसंबर। दोस्तों 22 दिसंबर को क्या होता है कि अब जो आपका सूर्य था वो सीधे कहाँ पर पहुँच गया दोस्तों, मकर रेखा पर। अब जब दोस्तों आपका सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पर दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि जब सूर्य आपका कर्क रेखा के ऊपर होगा तो आप देख सकते हैं कर्क रेखा हमारी नॉर्थ पोल में है, इसलिए नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर जब होगा तो वहां पर आपका 21 जून को ये घटना होती है और उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। जब दोस्तों सूर्य हमारा साउथ पोल पर आ जाता है, मतलब साउथ पोल में आप देख सकते हैं मकर रेखा है, इसके ऊपर एकदम होगा, मकर रेखा के एकदम ऊपर, तो वहाँ पर दोस्तों आपका उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा और वो दिन होगा 22 दिसंबर। तो दो डेट आपके सामने आ गई है, 21 जून, दूसरी 22 दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर पहले एक टॉपिक और दोस्तों समझिए। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसा मैंने आपको अभी बताया ना कि कर्क रेखा देखिए जा रही है, और ये दोस्तों ये आपका भारत है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि भारत के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। और ये देखिए आपका दोस्तों मकर रेखा है, तो नॉर्थ पोल में आप याद रखिए ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, नॉर्थ पोल में कर्क रेखा और इधर मकर रेखा आपकी साउथ पोल में दोस्तों हो जाएगी, कर्क नॉर्थ पोल में। अगली बात करूँ अगर दोस्तों, ये तो हो गई दोस्तों अक्षांश रेखाएं, ठीक है दोस्तों। अक्षांश रेखाओं को जल्दी से अगर हम एक बार देखें शॉर्ट में, तो अक्षांश रेखाएं सबसे पहली बात ऐसी, ये जो रेखाएं अक्षांश रेखाएं हो गई, इनको बीच में 1 डिग्री मतलब
1 डिग्री के बीच में मैक्सिमम आपके 90 डिग्री का अक्षांश बन सकता है। ये बात हो गई। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो एक अक्षांश रेखा दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी हो सकती है वो 111 किलोमीटर मैक्सिमम हो सकती है। ये बात हो गई। अब आपके 2 दिन आए 21 जून और दोस्तों 22 दिसंबर। इन 2 दिनों में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून में कर्क रेखा के ऊपर दोस्तों आपका सूर्य होता है नॉर्थ पोल में, और साउथ पोल में 22 दिसंबर को दोस्तों आपका मकर रेखा के ऊपर होता है। तो ये कंडीशंस हो गई बड़े दिनों की। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्या अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है देशांतर रेखा, जिन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी तो उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है। और अभी मैंने बताया ऐसे ऐसे ये रेखाएं दोस्तों, ऐसे ऐसे ये रेखाएं दोस्तों खिंची होती हैं ग्लोब पर। आपने देखा होगा अगर ग्लोब कभी तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रेखाएं आती हैं काल्पनिक रेखाएं, तो वही रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। बात करूं अगर दोस्तों कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो घट जाती है। देशांतर रेखाएं दोस्तों एक बात और याद रखिए, चूंकि दोस्तों ये ऐसे ऐसे हैं तो ये कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती हैं। ये फैक्ट भी याद रखिए। ये प्रश्न बन सकता है कि ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर हो नहीं सकती, तो वो देशांतर रेखाएं हो गईं। अगला अगर बात करें दोस्तों कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी दोस्तों होती है, तो वो सबसे पहली बात याद रखिए कि हमेशा दोस्तों भूमध्य रेखा पर, आप याद रखिए ये मान लीजिए आपकी ये जा रही भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर इस बीचों बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इनका गैप होता है। तो आप एक बात याद रखिए दोस्तों कि अगर मतलब इनके बीच की जो दूरी बात करें, अगर मान लीजिए ये रेखा है और ये रेखा है, इसके बीच की मैक्सिमम दूरी 111.3 मतलब 111 किलोमीटर और आपकी 300 मीटर हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर दोस्तों अगर बढ़ें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा दोस्तों किसे कहा जाता है। तो जो भी आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसे ही प्रधान यामोत्तर या फिर प्रधान यामोत्तर या फिर दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है पूर्व मतलब अगर 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाएं या पश्चिम की ओर या फिर 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 जो है देशांतर रेखाएं दोस्तों खींची जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों याद रखिए ये प्रश्न भी बन सकता है कि कितनी कुल मिलाकर देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची जा सकती हैं, तो 360 आपकी मैक्सिमम खींची जा सकती हैं। बात करूं अगर अगले मतलब आपकी जो है पॉइंट की, तो अगला पॉइंट एक बार आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर अल्जीरिया आपका ये पड़ रहा है यहाँ पर और नीचे अटलांटिक सागर है। तो एक बात और याद रखिए कि अल्जीरिया जो आपका नॉर्थ पोल में आ जाता है और आपका अटलांटिक सागर साउथ पोल में आता है, और बीच में दोस्तों भूमध्य रेखा पर आपकी गिनी की खाड़ी आती है। बात करूं अगर दोस्तों ये एक फैक्ट दोस्तों और इम्पॉर्टेंट आपका बन जाता है क्या है। अब दोस्तों देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बनता है, क्या है दोस्तों, अक्सर ये प्रश्न ये प्रश्न पूछा गया है आपका कि जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अगर मतलब आप बिंदु मान लें तो कुल अक्षांशीय रेखाओं की दोस्तों संख्या कितनी हो जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बना है। तो याद रखिए दोस्तों कि एक तो आपका यहाँ पर ये याद रखिए, आप ये फैक्ट दे सकते हैं कि 179, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 179 हो जाएगी। अगर रेखा माना जाए दोस्तों, मतलब बिंदु ना मान करके उसको पूरी रेखा मान ली जाए, तो आपकी कुल रेखाओं की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। और इसमें हम 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उनको भी हम शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों बस 2 बातें आपको याद रखनी है कि यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मतलब आपका जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, अगर इनको हम एक बिंदु मान लें, अगर एक हम बिंदु मान के चलें, मान लीजिए बिंदु है ये बिंदु है, इन दोनों को ऐड कर लें तो 179 बनते हैं। यदि यही बात यहाँ पर इनको हम रेखा के तौर पे मान लिया जाए तो 181 बन जाते हैं।
अब एक फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न अक्सर बना है, आप चेक भी कर सकते हैं यदि आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर तीनों आपकी रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती हैं। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां पर कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं तीनों गुजरती हैं। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अपनी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और भूमध्य समय रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों यदि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो उपयोग है वो समय निर्धारण में किया जाता है। ये यहाँ से एक प्रश्न और बन गया दोस्तों आप लोगों के लिए कि 0 डिग्री दोस्तों कौन सी ऐसी मतलब कितने अक्षांश रेखा को हम समय निर्धारण के लिए यूज करते हैं, या समय निर्धारण में किस देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं। 0 डिग्री दोस्तों जो आपकी देशांतर रेखा है उसका प्रयोग आपके समय निर्धारण में किया जाता है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा गया है। अगली बात करूं तो 180 जो देशांतर रेखा दोस्तों आपकी है 180 डिग्री, उसे हम आपकी एक क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। मतलब अगर 180 डिग्री की बात करें तो ये आपकी दोस्तों हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर समय रेखा की बात करूं तो दोस्तों 0 डिग्री आपकी हो जाएगी समय रेखा। ठीक है दोस्तों, अगली बात करें अगर कि 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन दोस्तों घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो दोस्तों बिल्कुल सीधी नहीं है, ये बात याद रखिए। कुछ देशों के दिन और समय को बनाए रखने के लिए, मतलब समान बनाए रखने के लिए इसे दोस्तों 4 बार मोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, ये याद रखिए। ये सारे फैक्ट अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि उसे 4 बार मोड़ा गया है। किसे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को दोस्तों, याद रखिए, समय रेखा को नहीं। अब बात करूं अगर दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर के खींचा गया है, और इसके बाद सबसे नज़दीकी जो उसका है वो बेरिंग, मतलब प्रशांत महासागर में सबसे नज़दीकी पॉइंट अगर देखा जाए तो जो दोस्तों आपका बेरिंग जो है जलडमरू है वहाँ पर दोस्तों ये है। अगली बात करें अगर तो अगला दोस्तों, अब आपके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से शुरू हो चुके हैं और प्लीज़ वीडियो देखते रहें। भूमध्य रेखा पर दोस्तों सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इसी वजह से यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। तो एक प्रश्न आपका और बन गया कि ऐसी कौन सी जगह है या वह कौन सी जगह है जहाँ पर, या वह स्थान जहाँ दिन रात बराबर होते हैं। तो भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। अगली बात करें कि पृथ्वी जो है आपकी थोड़ी सी चपटी हुई है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। ये प्रश्न दोस्तों आपके फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है और आपके इसमें तो है ही है। तो याद रखिए कि ध्रुव पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल और भूमध्य रेखा पर आपके जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करें कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश के बीच के जो गैप है उसे उपोष्ण उच्च या अश्व अक्षांश कहते हैं। मतलब ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अश्व अक्षांश के जो अक्षांशों के बीच का जो गैप है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री। अगले पॉइंट की ओर दोस्तों बढ़ें, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये आपके सामने अश्व अक्षांश दिखाया गया है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो ये भी एक फैक्ट बहुत ज़्यादा दोस्तों, ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अफ्रीका को आपके अफ्रीका की जो कांगो नदी, कांगो नदी जो अफ्रीका की है, ऐसी कौन सी नदी है। प्रश्न ये बनता है कि भूमध्य रेखा को दोस्तों ऐसी कौन सी नदी जो 2 बार काटती है, तो कांगो नदी। यदि ये पूछा जाए मकर रेखा को दोस्तों 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो अफ्रीका की ही लिम्पोपो 2 बार काटती है मकर रेखा को। यदि कांगो नदी की बात की जाए तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमसे सब्सक्राइब चैनल को करते हुए जुड़ जाएं, और चैनल को
जितना भी आपको वीडियो पसंद आ रही है आप प्लीज़ उसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।